मॉर्निंग बच्चे। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था स्टाफिंग क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस प्लस एचआरएम के साथ रिलेशन क्या है। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को प्लान करना, मींस हायर करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और उन्हें मेंटेन करके रखना। स्टाफिंग प्रोसेस एक कंटिन्यूअस मैनेजरियल प्रोसेस है, एक बार में खत्म नहीं होता, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। सो स्टाफिंग प्रोसेस में हम 8 मेन स्टेप्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा है स्टेप वो है एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, बोले तो मैन पावर प्लानिंग। ठीक है, सो एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। बच्चों, एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है आप सभी को आइडिया तो है। एस्टिमेशन मीन्स कि अंदाजा लगाना। सो इसके अंदर भी क्या करते हैं हम, मैन पावर का मीन्स एम्प्लॉयज का, मैन का आइडिया लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि कितने एम्प्लॉयज चाहिए और कितने और कैसे एम्प्लॉयज चाहिए, कितने और कैसे, नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन 4 चीजों का एनालाइज करती है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, सबसे पहले समझो इसे जॉब डिस्क्रिप्शन को। जॉब के बारे में लिखित जानकारी, रिटन स्टेटमेंट ऑफ जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसके अंदर बताया जाता है जॉब का नेचर क्या रहेगा, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, प्लस अथॉरिटी और पोजीशन के बारे में भी बताया जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन में। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो जॉब क्या है, एम्प्लॉय को क्या करना है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन ही बताता है। ओके, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, रिटन स्टेटमेंट है जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। जैसे कि बताया जाता है ना, कोई भी अगर जॉब्स वगैरह की वैकेंसी निकलती है कि फील्ड जॉब रहेगी या ऑफिस में सिटिंग जॉब है, क्या काम रहेगा, क्या टास्क रहेंगे, क्या ड्यूटी रहेगी। आफ्टर दैट आता है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन बताता है जॉब करने के लिए एम्प्लॉयज में क्या होना चाहिए। इसमें इंक्लूड होता है लाइक उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्वालिटीज, स्किल्स, एक्सपीरियंस, एबिलिटीज। ठीक है, तो सिंपल लाइन में बोलूं तो जॉब कौन कर सकता है, ये जॉब स्पेसिफिकेशन बताता है। मींस अगर फील्ड जॉब वाली है तो उसके अंदर बताया होता है ना कि 2 व्हीलर जो है उसके पास होना चाहिए पर्सन के पास। ठीक है, लाइक दिस वे। तो को याद रखना कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या बताएगा, जॉब के बारे में बताएगा, जॉब स्पेसिफिकेशन बताएगा पर्सन के बारे में कि हमें कैसा एम्प्लॉय चाहिए। ओके, क्या क्या चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, क्या क्या एबिलिटीज, क्वालिटीज, स्किल्स होने चाहिए, जॉब स्पेसिफिकेशन बताता है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे, वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में कितना काम है। इस एनालिसिस से पता चलता है कि वॉल्यूम ऑफ वर्क क्या है और कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड है। मतलब जब तक हमें काम नहीं पता होगा कि कितना काम है तो हमें कैसे पता होगा कि जो कितना काम है, वर्क का वॉल्यूम ही नहीं पता काम का, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ पीपल की हमें रिक्वायरमेंट है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की हमें रिक्वायरमेंट है। सो ये डिटरमाइन करता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ वर्क वॉल्यूम। ठीक है, अगर स्कूल में जो है क्लासेस के सेक्शंस ज्यादा हो जाए, स्टूडेंट्स बढ़ जाए तो वर्कलोड बढ़ेगा। इसलिए क्या होगा, एट दैट टाइम हमें न्यू टीचर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना। तो ये क्या बता रहा है, वर्कलोड एनालिसिस बता रहा है कि ज्यादा सेक्शन है, स्टूडेंट्स बढ़ चुके हैं, सो वर्कलोड ज्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से हमें नंबर ऑफ टीचर्स और चाहिए पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 5 जितने भी टीचर्स रिक्वायर्ड है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा वर्कफोर्स एनालिसिस। ये लास्ट एनालिसिस होता है। इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कितने एम्प्लॉयज अवेलेबल हैं, मतलब जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है उनका असेसमेंट होता है, उन्हें एनालिसिस किया जाता है कि कितने ऑलरेडी प्रेजेंट है
हमारी कंपनी में। इससे क्या पता चलता है कि कितने ज्यादा एम्प्लॉयज हैं हमारे पास या कितने शॉर्टेज में है। ठीक है, सरप्लस प्लस शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज, इससे पता चलता है वर्कफोर्स एनालिसिस से। ठीक है, एग्जाम्पल है तो अगर स्कूल में पहले से ही इनफ टीचर्स है तो नए टीचर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। तो ये कैसे पता चला? मैंने पहले चेक करा कि कितने वर्कफोर्स है और कितना काम है, फिर मैंने आइडिया लगाया ना कि नहीं इनफ है मेरे पास और टीचर्स की रिक्वायर्ड नहीं है। सो वापस से अगर मैं आपको इससे लिंक करूं तो बच्चों सबसे पहले क्या आएगा? जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन। इसके अंदर जॉब प्लस लोग मतलब पीपल जो हम अपॉइंट करने वाले या एम्प्लॉय, तो उसका क्या किया जाता है? मैच किया जाता है कि हमें जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है प्लस हमें जो है पर्सन कैसा रिक्वायर्ड है। ओके, आफ्टर दैट वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस से रिक्वायर्ड नंबर डिसाइड होता है कि कितने एम्प्लॉयज की मुझे जरूरत है। इसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जिसका नाम है रिक्रूटमेंट। सो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या बताएगा? जॉब क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब कौन करेगा, वर्कलोड एनालिसिस, नंबर कितना काम है या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क वॉल्यूम। ठीक है, आफ्टर दैट कम्स वर्कफोर्स एनालिसिस, कितने लोग अवेलेबल हैं कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, अब चलते हैं हमारे सेकंड स्टेप पे, वो है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है पोटेंशियल कैंडिडेट्स को सर्च करना और उन्हें जॉब के लिए अट्रैक्ट करना। द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड अट्रैक्टिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। ओके, ये खत्म कब होता है? जब मेरे पास एप्लीकेशंस रिसीव हो जाते हैं, अपने आप खत्म हो जाता है। इसके दो सोर्सेस होते हैं, एक होता है इंटरनल सोर्स और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, जब इस टॉपिक को हम कवर करेंगे उसी के अंदर मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगी इंटरनल प्लस एक्सटर्नल को। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड स्टेप पे, वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है सब एप्लीकेंट्स में से बेस्ट कैंडिडेट को चूज करना। द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। ठीक है, इसमें कुछ स्टेप्स रहते हैं। लाइक पहले मैं क्या करूंगी? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करूंगी, मैं चेकआउट करूंगी। लाइक सीवी मेरे पास आएंगे ना, तो मैं सीवी में से सेलेक्ट कर लूंगी कि हाँ शॉर्ट लिस्ट कर लूंगी उन्हें कि ये सीवी तो मेरे को अट्रैक्टिव लग रहे हैं तो मेरे को इन्हें बुलाना चाहिए। फिर मैं उनका क्या लूंगी? सिलेक्शन टेस्ट लूंगी, कोई भी रिटन टेस्ट हो गया, कोई भी टेस्ट मेरे को लेना है तो मैं सिलेक्शन टेस्ट लूंगी। आफ्टर दैट जो मैं सेलेक्ट करूंगी उनमें से, उनका मैं क्या करूंगी? इंटरव्यू करूंगी, और जो इंटरव्यू पास आउट कर लेंगे वो क्या होंगे? उनका क्या करवाया जाएगा? मेडिकल एग्जामिनेशन। आफ्टर दैट जो मुझे बेस्ट लगेगा मैं उन्हें क्या दूंगी? अपॉइंटमेंट लेटर दूंगी। बट अगर गलत सिलेक्शन हो जाता है तो फ्यूचर में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स अराइज होंगे। सो ये स्टेप बहुत मेजर स्टेप है अगर किसी भी हम एम्प्लॉय को रख रहे हैं। ओके, बड़े ध्यान से ये सारे स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके ही एम्प्लॉय को रखा जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट स्टेप नंबर 4 है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। सो प्लेसमेंट का मतलब होता है सिलेक्टेड एम्प्लॉयज को राइट जॉब असाइन करना। असाइनिंग जॉब टू सिलेक्टेड एम्प्लॉयज, जो मैंने एम्प्लॉयज को सेलेक्ट कर लिया उन्हें जो है सही जॉब पे लगाना। ठीक है, असाइन करना, उन्हें ड्यूटीज देना, ये क्या है? प्लेसमेंट है। ओरिएंटेशन क्या होता है? एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाना, मींस रूल्स पॉलिसीज या वर्क एनवायरनमेंट को समझाना कि हमारे यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से वर्क करती है, क्या रूल्स रहेंगे, क्या पॉलिसीज है, उन सभी चीजों से जो है एम्प्लॉय को रूबरू कराना, इंट्रोड्यूस करवाना। ठीक है, इससे क्या होगा? एम्प्लॉय कॉन्फिडेंट फील करेगा। ओके, सो ओरिएंटेशन मींस इंट्रोड्यूसिंग एम्प्लॉय टू ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आफ्टर दैट स्टेप नंबर 5 इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो ट्रेनिंग क्या होता है? स्किल्स और नॉलेज को इम्प्रूव करना। ट्रेनिंग इम्प्रूव स्किल्स एंड नॉलेज, मतलब जो एम्प्लॉय है उसको प्रेजेंटली अच्छा बनाना, प्रेजेंट सिचुएशन में उसे अच्छा बनाना। ठीक है, उन्हें ट्रेनिंग देना सो दैट उनकी नॉलेज एनहांस हो प्लस उनके स्किल्स भी क्या हो? इम्प्रूव हो। आफ्टर दैट कम्स डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का फोकस क्या होता है? एम्प्लॉय को फ्यूचर रोल्स के लिए रेडी करना।
सो ट्रेनिंग कब के लिए होती है? प्रेजेंट के लिए होती है। डेवलपमेंट किसके लिए होती है? फ्यूचर के लिए होती है, फ्यूचर ग्रोथ के लिए होती है। इसके अंदर जो डेवलपमेंट के अंदर फोकस होता है वो ओवरऑल ग्रोथ होती है एम्प्लॉय की, स्पेसिफिक कोई ग्रोथ के लिए नहीं करा जाता, ओवरऑल के लिए, कि वो हर सिचुएशन के लिए रेडी रहे और ग्रो करे। इससे क्या होगा? हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगी। सो ट्रेनिंग इज फॉर प्रेजेंट सिचुएशन एंड डेवलपमेंट इज फॉर फ्यूचर। ओके, मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 6 इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। स्टेप में एम्प्लॉय के वर्क परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन होता है। इससे हेल्प मिलती है प्रमोशन डिसीजंस में, प्लस ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफाई करने में। ये क्या होता है? एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस का सिस्टमैटिक इवेल्युएशन होता है। हम एम्प्लॉय को इवेल्युएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क परफॉर्मेंस। ओके, इससे क्या हो सकता है? जब हम उन्हें अच्छे तरीके से उनका वर्क परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे तो हमें पता चलेगा कौन सा एम्प्लॉय जेन्युइनली बहुत अच्छा काम कर रहा है, सो दैट हम उन्हें प्रमोट कर सके। सो प्रमोशन डिसीजन में हमें हेल्प मिलती है। प्लस अगर कोई वीक चल रहा है या किसी के जो है टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे, उन्हें जो है ज्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट है या नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, तो हमें ट्रेनिंग नीड्स भी हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सो दैट हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली वर्क कर सके। ओके, स्टेप नंबर 7 is promotion and career planning. So what is promotion? Promotion is the movement to higher position. Higher position देना किसी भी एम्प्लॉय को on the basis of their performance. And what is career planning? Career planning होता है एम्प्लॉय के फ्यूचर ग्रोथ का प्लान बनाना। मतलब किस तरीके से एम्प्लॉय जो है फ्यूचर में ग्रो करेगा, ये होता है करियर प्लानिंग। प्लानिंग फ्यूचर ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, इससे क्या होता है? एम्प्लॉयज की मोटिवेशन, एम्प्लॉयज में मोटिवेशन आती है, प्लस उनकी लॉयल्टी भी आती है ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स। ओके, जो हमारा 8th स्टेप है वो क्या है? कंपनसेशन। यहाँ पे नेम चेंज नहीं हो रखा, इसे चेंज कर लेना अगर आप पॉइंट्स वगैरह अपने नोटबुक में नोट डाउन कर रहे हो। सो आवर 8th स्टेप इज कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है एक तरीके से एम्प्लॉयज को हर फॉर्म में पे या रिवॉर्ड्स वगैरह जो भी दिए जा रहे हैं वो सारे क्या होते हैं? कंपनसेशन होते हैं। इसके अंदर सैलरी, वेजेस, इंसेंटिव्स में भी डायरेक्ट इंसेंटिव्स प्लस इनडायरेक्ट इंसेंटिव्स, सॉरी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आते हैं। ठीक है, सो कंपनसेशन क्या होता है? 2 टाइप्स का होता है हमारा, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। जब हम इसे आगे करेंगे तो इसको भी डीपली करेंगे। प्लस इसमें क्या होता है? फेयर कंपनसेशन अगर दिया जाएगा तो एम्प्लॉय क्या होगा? सेटिस्फाइड फील करेगा, वो सेटिस्फाइड एम्प्लॉय होगा। एंड अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड फील करता है तो ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होगी? सक्सेसफुली रन करेगी। आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। स्टाफिंग प्रोसेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। राइट पर्सन को फॉर राइट जॉब इंश्योर करता है, मतलब सही पर्सन सही जॉब पे हो एट द राइट टाइम। ओके, ये क्या है? स्टाफिंग का कोर लाइन है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो यही है, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब एट द राइट टाइम। ओके, ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है? इससे एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। तो बच्चों आज हमने डिटेल में समझा स्टाफिंग प्रोसेस के सारे स्टेप्स को। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे रिमेनिंग जो छोटे छोटे टॉपिक्स बच गए हैं उनको कवर अप करेंगे। उसके बाद एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज को कवर करेंगे। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके।